मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं। आज हम लोग वर्ग 9 क्लास के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग अभौतिकी से पाठ 2 गति का वर्णन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण MVVI क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूं, क्योंकि ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न है ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उस प्रश्न को जो है मैं बोर्ड पे समझाने जा रहा हूँ। अगर आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको 9th क्लास के एग्जाम देना है तो आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि मैं जो प्रश्न समझाने जा रहा हूँ वह हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वह प्रश्न 6 नंबर का होता है। तो आप जरूर मेरी बातों को समझिएगा और मेरी बातों को मानने का प्रयास कीजिएगा। इससे आपको 6 नंबर मिल सकते हैं। इस सूत्र को समझ जाते हैं और इसको सिद्ध कर लेते हैं तो मैं बहुत सरल तरीका से इस सूत्र को सत्यापित करने जा रहा हूं। और वह सूत्र क्या है मैंने आपको बोला, और फिर से मैं इस बोर्ड पे मैं समझाने जा रहा हूँ उस सूत्र को, और आप अपने स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यह प्रश्न हर साल पूछा जाता है। 6 नंबर का यह प्रश्न आता है। फिजिक्स में जो है जितने भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं वह 6 नंबर के पूछे जाते हैं, तो इस बात को भी ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न को समझते हैं। मैं इस बोर्ड पे जो है उस प्रश्न को समझाने जा रहा हूँ, आप जो है अपने स्क्रीन पर उसको ध्यान से देखिए। अगर आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको जो है एग्जाम देना है वर्ग 9th क्लास का, आपको एग्जाम 9th क्लास का दे करके एग्जाम पास करना है, तो आप जरूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए। प्रश्न क्या है मैं समझाने जा रहा हूं। यहाँ पे प्रश्न है ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ में आ गया। प्रश्न क्या कर रहा है, ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। S का मतलब दूरी होता है, U क्या है प्रारंभिक वेग है, T क्या है समय है, और A क्या है त्वरण है। समझ में आ गया। प्रश्न क्या है, ग्राफीय विधि से सिद्ध करें कि S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। समझ में आ गया। S क्या है दूरी है, U क्या है प्रारंभिक वेग है, T क्या है समय है, A क्या है बाबू तो त्वरण है। तो इतनी बातें समझ में आ गई। आशा करते हैं कि आपको ये सभी बातें समझ में आ रही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कहिएगा सर समझ में आ रहा है, मुझे प्रश्न समझ में आ गया, अब इसको हल कीजिए, मैं करने जा रहा हूँ। चलिए, तो जो भी विद्यार्थी वर्ग 9 क्लास की तैयारी करते हैं आप ध्यान से देखिए। मैं बड़ी सरलता से जो है आपको इस प्रश्न को, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है VVI प्रश्न, देखिए यहाँ पर हमने VVI लिख दिया। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट्स बना करके रख लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। आप जरूर इससे आपको फायदा मिलेगा और पक्का यह प्रश्न आएगा। मेरी बात को मानिएगा, पढ़िए ध्यान से, और आपको एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, तो जरूर इसको सत्यापित कर लीजिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग जो है एक चित्र की रचना करते हैं। हमने जो है एक चतुर्भुज की रचना किया, उसका नाम क्या है तो OABD। हमने एक चतुर्भुज की रचना कर दिया है। जब हम लोग जो है इस सूत्र को सत्यापित करेंगे तो हमें इस चित्र को बनाना बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तो आप जरूर इस चित्र को बना लीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको वो बातें समझ में आए। देखिए यहाँ पे ये जो है O है, A है, B है, D है बिंदु, यहाँ पे C है, V है या V माइनस U है, यहाँ पे A त्वरण है, U प्रारंभिक वेग है, T समय है। समझ में आ गया। अब हम इसकी रचना करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। तो जब भी हम लोग प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। हमने सोल्यूशन लिख दिया, इतनी बातें समझ में आ गई। उसके बाद हमने रचना किया। हमने क्या किया, रचना किया। ठीक है, तो रचना जब करेंगे तो हम इस चित्र को देख करके रचना करेंगे। कैसे करेंगे मैं बोलने जा रहा हूं, उस चीज को समझाने जा रहा हूं इस चित्र के माध्यम से, और मैं जो भी बोलूंगा, मैं जो भी भाषा बोलूंगा वह आपको लिखते हुए नजर आएंगे, और उस भाषा को आप जरूर नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में। समझ में आया। चलिए, तो बोले हम भाषा समझाएं। चलिए समझिए सब कोई। यहाँ पे इस चित्र को देखकर मैं भाषा बोलने जा रहा हूँ, तो कैसे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि माना कि कोई वस्तु, समझ में आया, माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग U से, क्योंकि प्रारंभिक वेग को U से सूचित किया जाता है और अंतिम वेग को V से सूचित किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो कैसे लिखेंगे कि माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग U से बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचती है, जहां एक समान त्वरण A कार्य करता है, और T समय बाद बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचता है और अंतिम वेग V को प्राप्त कर लेता है, और साथ ही दूरी S तय कर लेता है। समझ में आ गया। भाषा समझ में आया। भाषा बड़ी सरल है, बहुत आसान है, आपको देख करके उस भाषा को लिख देना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, ऑनेस्टली अगर आप पढ़ते हैं 9th क्लास में, तो इस चीज को ध्यान से समझिए। भाषा बड़ी इजी है, बड़ी नॉर्मल है, बड़ी आसान है। चित्र देखना है, भाषा बोलना है। कैसे बोलना है मैं आपको बता रहा हूं, समझिए ध्यान से। माना कि कोई वस्तु
एक समान प्रारंभिक वेग u से बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचती है, जहां एक समान त्वरण A कार्य करता है। समझ में आया? माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से बिंदु O से चलकर बिंदु A पर पहुंचता है, जहां एक समान त्वरण A कार्य करता है, जिससे वस्तु t समय बाद बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचती है और अंतिम वेग v को प्राप्त कर लेती है, साथ ही दूरी s तय कर लेती है। तो चित्र से स्पष्ट है। समझ में आ गया? तो भाषा आपको साइड में लिखते हुए नजर आएंगे। आपने भाषा को देख लिया होगा, आपने उस भाषा को नोट कर लिया होगा। अब हम जो है, अब आगे हम इसको सत्यापित कर रहे हैं, अब इसको हम लोग सिद्ध कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो अब चित्र से अस्पष्ट है। अब चित्र से अस्पष्ट है। भाषा समझ में आ गया? भाषा समझने के बाद हम लोग यह चीज लिखेंगे कि अब चित्र से अस्पष्ट है। अब चित्र से क्या स्पष्ट है? तो देखिए OA क्या है? अब चित्र से स्पष्ट है। चित्र से क्या स्पष्ट है? तो ध्यान से देखिए यहाँ पे OA हमने क्या लिखा यहाँ पे? OA बराबर, OA क्या है? प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, तो हमने u लिख दिया। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? OA क्या है? प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग को u से सूचित कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे BD, यह BD क्या है? तो यह BD अंतिम वेग है। अंतिम वेग, तो अंतिम वेग को v से सूचित करते हैं, तो हमने v लिख दिया। और OD क्या है? और OD क्या है? तो OD t यानी समय है, तो समय को हमने t से सूचित किया, हमने t लिख दिया। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आई? कैसे हुआ? हमने क्या लिखा कि अब चित्र से स्पष्ट है OA बराबर प्रारंभिक वेग बराबर u, BD बराबर अंतिम वेग बराबर v, और OD बराबर समय बराबर t। समझ में आया? देखिए यहाँ पे OA को हमने क्या सूचित किया? u से। तो OA क्या है? प्रारंभिक वेग है, तो प्रारंभिक वेग को u से सूचित करते हैं, तो हमने यहाँ पे u लिख दिया। यहाँ पे देखिए ध्यान से। और उसके बाद यहाँ पे BD क्या है? अंतिम वेग है भाई, तो BD को अंतिम वेग है, तो हमने इसको v से सूचित कर दिया। और OD क्या है? समय, हमने समय को t से सूचित किया, t है लिख दिया, t लिखे हैं, तो इस चीज को हमने समय बराबर t लिख दिया। कंफ्यूजन नहीं हुआ? इतनी बातें समझ में आ गई? अब आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे कि अब इसलिए अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर क्या होगा? अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर क्या होगा? तो वेग समय ग्राफ की ढाल। वेग समय ग्राफ की ढाल। वेग समय ग्राफ की ढाल। हमने क्या लिखा कि अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ की ढाल बराबर AB की ढाल। AB की ढाल। समझ में आया? यानी अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर क्या होगा? अब समझ में आया? अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर क्या होगा? तो वेग समय ग्राफ की ढाल। तो वेग समय ग्राफ की ढाल बराबर किसकी ढाल? AB की ढाल। अरे है ना ढलान है, तो AB की ढाल। तो AB की ढाल, तो AB की ढाल बराबर क्या होगा? तो BC बटा AC होगा। क्या होगा? BC बटा AC। ये बातें समझ में आ गई? हमने क्या लिखा कि अब वस्तु में उत्पन्न त्वरण बराबर वेग समय ग्राफ की ढाल बराबर AB की ढाल। तो AB की ढाल, तो है ना AB की ढाल है, तो AB की ढाल बराबर क्या होगा? तो BC बटा AC होगा। तो BC बटा AC कर दिया। अब एग्जाम्पल या इंप्लाइज का चिन्ह देंगे, यहां पे भी इंप्लाइज का चिन्ह होगा। अब AB की ढाल, तो AB की ढाल क्या होगा? तो AB की ढाल, तो AB की ढाल को यानी AB की ढाल को हम लोग क्या चीज से सूचित करें? A से ना। A क्या है? त्वरण है। तो हमने क्या कहा था कि जब हम मान रहे थे, हमने जब रचना किया था, तो उसमें हमने क्या कहा था कि माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग u से चलकर बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचता है, जहां पे एक समान त्वरण A कार्य करता है। ठीक है? और t समय बाद बिंदु A से बिंदु B पे पहुंचता है और अंतिम वेग v को प्राप्त कर लेता है, और साथ ही दूरी s तय कर लेता है। हमने यही ना बताया था। तो AB क्या है? त्वरण है, तो हमने AB की जगह A लिख दिया। अब बराबर अब BC। अब यहाँ पे देखिए अब BC है, तो हमको क्या चाहिए? यह BC चाहिए। तो यह BC कैसे मिलेगा भाई? हमने क्या कहा कि यहाँ पे देखिए BC है, तो यह BC कैसे मिलेगा? ध्यान से समझिए आप। हमको BC चाहिए ना, हमको क्या चाहिए? BC चाहिए। तो यह BC कैसे मिलेगा? यह BC कैसे मिलेगा आपको? तो BC कैसे मिलेगा? देखो इस चित्र में हमको BC चाहिए, तो BC के लिए हम लोग BD माइनस CD कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
हमको ये BC चाहिए, तो BC कैसे मिलेगा? तो ही BD में से, ही पूरा में से इतना घटा देंगे तो हमको BC नहीं मिल जाएगा। यार ध्यान से समझो, हमको इतना चाहिए, ये कैसे मिलेगा? अरे तो बबुआ ही पूरा में से इतना घटा देंगे तबे तो इतना मिलेगा। तो वही चीज तो कर रहे हैं यहाँ पे, BC हमको चाहिए, तो BC बराबर क्या होगा? तो BD माइनस CD। तो हम CD ना लिख करके OA लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझो, हम CD की जगह पर OA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हमको BC चाहिए, हमको BC चाहिए, तो यह BC कैसे मिलेगा? हमको BC चाहिए तो BC कैसे मिलेगा? तो BD में से माने हेतना में से हेतना घटा दें तो हेतना मिल जाए। तो ना BC चाहिए, तो वो BC कितना मिली? तो BD में से CD घटेगा तभी ना मिली। बात समझो, हमारा BC चाहिए तो BC कब कितना मिली? तो हमारा BC चाहिए तो BC ले आओ खातिर हमारा BD में से माने हेतना में से हाई CD घटा दें तभी तो BC मिली। तो वही चीज तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, हमको BC चाहिए तो BC में से हम BD में से माइनस CD करेंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो CD की जगह पर OA लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि OACD एक आयत है और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? आपस में बराबर होती है। आपने पढ़ा है, ऐसा पढ़े होंगे, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। जब OA U है तो स्वाभाविक CD भी तो U होगा, यानी हम OA CD की जगह पर OA भी तो लिख सकते हैं। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि OA बराबर हम लोग प्रारंभिक वेग U माने हैं, इसलिए हम लोग CD की जगह पर OA लिखेंगे। अब यहां पे दिखा दीजिएगा कि चूंकि CD बराबर है किसके? OA के बराबर है। ठीक है, या अब यहां पे देखिए बट्टा कर दीजिएगा। अब AC है, अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? AC है, तो AC चाहिए, तो हम AC की जगह पर OD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो AC किसके बराबर होगा? तो OD के बराबर होगा। OA किसके बराबर होगा? तो CD के बराबर होगा। बात समझ में आया? आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग मैथ में। तो AC के बराबर कौन होगा? OD होगा। OA के बराबर कौन होगा? CD होगा। तो AC की जगह पर हम लोग OD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे AC की जगह पर क्या लिखेंगे? OD लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि AC बराबर OD। अब भाई हम OD क्यों लिखें? यहाँ पे जब AC है, जब AC OD के बराबर है, तो हम यहाँ पे OD क्यों लिखें? अब प्रश्न ये उठता है कि सर आप लोग पूछिएगा हमसे, या कमेंट करके आप लोग पूछ भी सकते हैं कि सर आप AC की जगह पर OD क्यों लिखें? तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, हम AC की जगह पर OD इसलिए लिखें कि पहली चीज है कि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो AC के बराबर OD होगा, पहली चीज। दूसरी चीज है, हम लोग OD बराबर क्या माने हैं? समय माने हैं, और समय बराबर क्या है? T है। समय बराबर क्या है? T है। और देखो तो यहाँ पे T दिखाए हैं, इसीलिए जो है हम AC की जगह पर OD रखें। कोई दिक्कत? ताकि हमको बनाने में आसानी हो और आपको समझने में भी आसानी हो। कोई दिक्कत? यानी AC OD के बराबर है, तो जब OD T है तो AC भी तो T होगा। इसलिए जो है हम लोग यहाँ पे जो AC था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? OD लिख दिया। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि AC के बराबर OD है और आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, और हमने यहाँ पे माना भी है कि OD बराबर समय बराबर T। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे इंप्लाइज से चिन्ह देंगे और A है तो A कर देंगे। अब BD, तो BD कितना है बाबू? देखो तो BD कितना है? V है तो हम V कर दिए माइनस। OA कितना है? U है तो U कर दिए। और OD कितना माना है? T माना है तो T कर दिए। आसान है, समझाने के लिए हमने ऐसा किया, आपको आसान करने के लिए, सूत्र को आसान करने के लिए, आसान तरीका से सत्यापित करने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, जैसे सीधे से दिख रहा है कि BD अंतिम वेग V है तो हमने V लिख दिया। देखो BD यहाँ पे OA, तो OA प्रारंभिक वेग U है तो U कर दिया। अब यहाँ पे क्या? OD, तो OD बराबर समय T है तो हमने T कर दिया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ जाओ, तो देखो A गुने T, अब ये भागक रूप में है, बराबर के इधर क्या होगा? गुना के रूप में होगा, तो A में T से गुना करेंगे तो क्या होगा? AT होगा। आप बराबर V माइनस U होगा तो V माइनस U। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यह भागक रूप में है, बराबर के इधर जाए तो गुना के रूप में होगा, तो A में T से गुना करेंगे तो AT, आप V माइनस U है तो V माइनस U, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिए। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? तो आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई है। अब हम करें तो क्या करें? मेरी बोर्ड बहुत छोटा है, तो अब हमको इसको मिटा करके आगे बनाना पड़ेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आप
इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया? तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी इसको उतार लिए होंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए हम लोग अब इस सूत्र को आगे बढ़ाते हैं, आगे बनाते हैं। हमको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सत्यापित करना है, लेकिन हमको यहाँ पे ए टी बराबर भी माइनस यू समीकरण फर्स्ट हमको मिला है। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो मिटाएं, हम इसको मिटाएं, इस बोर्ड पे जो लिखे हैं उसको मिटाएं। चलिए मिटा रहे हैं। तो हमको समीकरण फर्स्ट में क्या मिला था, जो हम लोग यहाँ पे प्राप्त किए थे कि ए टी बराबर भी माइनस यू, हम उसको ऊपर लिख दे रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे ए टी बराबर हमको मिला था भी माइनस यू, इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट माने थे। इतनी चीज़ें समझ में आ गई, हम लोग इतना लिखे थे। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे कि अब तय की गई दूरी, अब तय की गई दूरी बराबर, तो वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या लिखा कि अब तय की गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अब तय की गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल। तो तय की गई दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं, इस चीज को समझिए। तय की गई दूरी को क्या चीज से सूचित करते हैं? तो एस से सूचित करते हैं, क्योंकि हमने माना था पहले ही, हम लोग माने थे पहले वेग। यहां पे हमने क्या लिखा कि अब तय की गई दूरी बराबर वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, यानी वेग समय ग्राफ ये है और इसके नीचे का क्षेत्रफल अर्थात ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। समझ में है ना? तो अब तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी को हम लोग क्या चीज से सूचित करते हैं? एस से सूचित करते हैं ना। हमने माना था, जब रचना करे थे उसमें माने थे कि माना कि कोई वस्तु एक समान प्रारंभिक वेग यू से बिंदु ओ से चलकर बिंदु ए पर पहुंचती है, जहां एक समान त्वरण ए कार्य करता है और टी समय बाद बिंदु ए से बिंदु बी पर पहुंचती है और अंतिम वेग भी को प्राप्त कर लेती है, साथ ही दूरी एस तय कर लेती है। तो ये ना माने थे एस तय कर लेती है, साथ ही दूरी एस तय कर लेती है। तो अब तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी को क्या चीज से सूचित किए हैं बबुआ? एस से सूचित किए हैं ना। तो वही तो एस लिखेंगे। अब बराबर वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल? वेग समय ग्राफ, यहां पर लिखा कि वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल है? तो ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। ना समझ में आया? अरे वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल? तो ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। वही तो लिखेंगे कि चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। एरिया का मतलब क्षेत्रफल। समझ में आया ना? एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का स्पेलिंग एरिया होता है, इसलिए हमने क्या लिखा? ए आर ई ए, एरिया माने क्षेत्रफल। तो एस बराबर चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। क्लियर? समझ में आया? हमने क्या लिखा कि अब तय की गई दूरी बराबर, तो तय की गई दूरी को एस से सूचित करते हैं और वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल तो कौन है? ओ ए बी डी, अर्थात चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दूरी को एस से सूचित करते हैं। अब चतुर्भुज ओ ए बी डी में क्या दिखा आपको? अरे चतुर्भुज ओ ए बी डी में क्या दिखा आपको? तो चतुर्भुज ओ ए बी डी में दो फोटो दिख रहा है ना? दिखाए हम आपको। चलो देखो यहाँ पे, अरे देखना है यहाँ पे। अरे ओ ए बी डी में क्या दिखा? दुगो चित्र दिख रहा है आपको। देखो ओ ए सी डी एगो आयत दिखा और ओ ए बी सी एगो त्रिभुज दिखा ना? दिखा। अरे फिर से देख, ओ ए सी डी एक आयत हुआ और ए बी सी एक त्रिभुज हुआ। अब इसको उल्टा भी बोलेगा, ए सी बी बोलेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। समझ में आ रहा है ना? एक समकोण त्रिभुज बना, ए सी बी एक त्रिभुज बना और फिर ओ ए सी डी भी एक आयत बना। इसका मतलब कि चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे निकलेगा? हम आयत ओ ए सी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो आसानी से तो निकल जाएगा तुम्हारा चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल। समझ में आया? अरे दिखा चित्र तुमको? दिखा? अरे चित्र कहां बना? दिखा तुमको? देखो यहाँ पे ओ ए सी डी एगो आयत हो गया, फिर ए सी बी एक समकोण त्रिभुज हो गया। हम दोनों त्रिभुज का और आयत का क्षेत्रफल निकाल देंगे और जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। दिमाग लगाएगा तो आ जाएगा। चलो समझते हैं। तो चतुर्भुज ओ ए बी डी का क्षेत्रफल समझते हैं। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि आयत ओ ए
OECD का क्षेत्रफल अब प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ACB का क्षेत्रफल। समझ में आया? अरे समझ में आई इतनी बात है कि आयत OECD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल। चलो आगे बढ़ते हैं। S बराबर, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? बहुत विद्यार्थी को यह भी पता नहीं होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। समझ में आया? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आज जोड़ है तो जोड़ दे दिए। अब समकोण त्रिभुज देखो तो ACB एक समकोण त्रिभुज बना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। क्या होता है बाबू? शीर्षलंब। याद कर लो ना, याद है तो 9th क्लास में आ गया, याद करो इसको। आयत का क्षेत्रफल, आयत OECD का क्षेत्रफल, OECD का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, जोड़ है तो जोड़ कर दिए। त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, अरे त्रिभुज ACB कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब। वही तो लिख दिए, कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर S लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि यह दूरी है, तय की गई दूरी हम लोग निकाल रहे हैं ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई। तो अब OECD में लंबाई कौन है बताओ? OECD में लंबाई कौन है? तो O है, तो यहाँ पे OA गुने चौड़ाई कौन है? तो CD, सॉरी चौड़ाई कौन है? तो OD। लंबाई कौन है? OA, तो OA कर दिए। चौड़ाई OD, तो OD कर दो। यहाँ पे OD लिख दिए। जोड़े तो जोड़ो, 1/2 गुना है तो गुना। अरे कंफ्यूजन हुआ? चल फिर से समझाते हैं, चल समझ फिर से। लंबाई गुने चौड़ाई, तो आयत OECD में लंबाई कौन है बताओ? OECD में लंबाई कौन है? तो OA है, तो OA कर दिए। गुना है तो गुना। चौड़ाई कौन है? तो OD है, तो OD कर दिए। कहां भारी? प्लस है तो प्लस, और 1/2 है तो 1/2 गुने आधार। अब देखो तो ACB कौन त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आधार कौन हुआ बताओ? इसमें आधार कौन हुआ? अभी बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होगा, इसमें आधार कौन है बताओ? हाँ? अरे बताओ ना, आधार कौन हुआ? नहीं समझ में आया? चल हम तुमको एक चीज बताते हैं, बहुत अच्छा चीज बताता हूं, मैथ का चीज मैं बताता हूं तुमको, थोड़ा समझो। इसको थोड़ा देर के लिए, इस सूत्र को थोड़ा देर के लिए रुक जाओ समझने से पहले। थोड़ा एक त्रिभुज के बारे में तुमको हम समझा देते हैं। देखिए आप एक समकोण त्रिभुज हमने बना दिया, थोड़ा इसको समझो। हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर दिया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। थोड़ा समझ लो ध्यान से। इस सूत्र को समझने से पहले थोड़े कुछ और बातें जान जाओ, कुछ और भी बहुत सारी बेसिक चीजें जाननी जरूरी है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज की रचना कर दिया, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें कोण B 90 डिग्री का है। इसका मतलब कोण A और कोण C न्यून कोण होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों, जब एक कोण B 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब यह और यह दोनों न्यून कोण होगा, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा यह भी कोण और यह भी कोण। समझ में आया? क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। इतनी बातें तो समझ में आ गई। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब कोई पूछे कि त्रिभुज ABC में लंब कौन है, प्रश्न पूछ दे कि त्रिभुज ABC में लंब कौन है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। अगर कोई कहे कि त्रिभुज ABC में कोण C पे बन रहा है तो लंब कौन होगा? तो AB होगा। इसको P से सूचित करते हैं, ठीक है। और P का मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब लंब। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब जब इसके सामने वाला भुजा लंब होगा तो BC क्या होगा? आधार होगा, जिसको हम लोग B से सूचित करते हैं। बेस, बेस का मतलब आधार। कोई दिक्कत? और ये तो हाइपोटेनिस कर्ण, ये तो कर्ण है, कर्ण तो चेंज होगा नहीं। समझ में? इसको H से सूचित करते हैं तो ये तो चेंज नहीं होगा। तो उसी तरह अगर कोई कहे कि त्रिभुज ABC में कोण अगर A पे बने, A पे बने, जब कोण A पे बने तब लंब कौन होगा? तब इसके सामने वाला भुजा BC क्या होगा? लंब कहलाएगा। यानी जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाएगा। कोण यहां पे बना तो लंब यह होगा, कोण यहां पे बना तो लंब यह होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। कोण अगर C पे बनेगा तो लंब AB होगा, अगर कोण A पे बनेगा तो लंब BC होगा। तो जब लंब कोण A पे बनेगा तो लंब BC होगा, तो आधार कौन होगा? AB होगा। ठीक उसी प्रकार जब कोण C पे बनेगा और लंब AB होगा तो आधार कौन होगा? BC होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में
कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई होगी आपको, आशा करते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, अर्थात एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? अब आगे बढ़े, अब समझाएं आगे। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई है। चलो, आशा करते हैं कि आप लोग समझदार बच्चे हैं और आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इस पे आते हैं, अपने विषय वस्तु पे आते हैं। थोड़ा हम लोग विषय वस्तु से अलग चले गए थे उस चीज़ को समझाने के लिए कि कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है, लंब कौन होता है। बहुत ऐसे विद्यार्थी को यह बात नहीं पता होती है, इसलिए मैंने उसको समझा दिया। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर कोई चीज़ ज़्यादा देर देखनी पड़े और वह चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन को बदल सकती है। समझ में आया? तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग सीरियस लेकर के इस चीज़ को समझे होंगे। अगर आप उस चीज़ को समझ गए हैं तो समझो कि तुम जो है 10वां क्लास में त्रिकोणमिति 8.1 जो है प्रश्नावली 8.1 आप आसानी से उसको बना पाओगे, अगर उस चीज़ को समझ गया होगा तो। चलो अब समझते हैं यहाँ पे। तो 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना शीर्षक हमने लिख दिया है। अब 1/2 गुने आधार, तो आधार कौन होगा? तो कौन सा ये त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, तो ACB, तो आधार कौन होगा बाबू? तो BC होगा। और गुने लंब कौन होगा? तो AC होगा। तो यहाँ पे AC लिख देंगे। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई? आशा करते हैं कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे S है तो S कर दिए। अब OA गुने OD है, तो OA का मान देखो तो कितना माना था। देखो यहाँ पे OA क्या है? OA U है। यहाँ पे देखो ध्यान से, OA क्या है? U है, प्रारंभिक वेग, तो हम लोग U लिख देंगे। गुना है तो गुना। OD देखो तो OD क्या है? OD देखो ये T है, यहाँ पे ध्यान से समझो। यहाँ पे देखो OD लिखा है, तो OD बराबर क्या होगा बाबू? T होगा। क्यों? क्योंकि ये समय है, तो हम लोग T लिख दिए। जोड़ है तो जोड़, 1/2 है तो 1/2 कर दिए, और गुना है तो गुना कर दिए। अब देखो BC, तो BC बराबर क्या होगा? तो V माइनस U। बाबू देखो तो BC बराबर क्या होगा? V माइनस U, तो हमने V माइनस U कर दिया। और गुना AC, तो AC बराबर क्या होगा? तो AC किसके बराबर है? OD के बराबर है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे T लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इतनी बातें समझ में आ गई। हम AC यहाँ पे AC लिखे हैं ना, तो AC किसके बराबर है? OD के बराबर है। तो जब AC OD के बराबर है तो OD कितना है? T है ना, तो हम AC की जगह पर T नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया कैसे हुआ? हमने AC यहाँ पे देखो AC है, तो AC किसके बराबर है? OD के बराबर है। तो OD कितना है? तो T है, माना है हमने पहले ही। OD बराबर T, समय, OD बराबर समय बराबर T, माना है ना। तो AC OD के बराबर है, तो हम लोग जब OD T है तो AC भी क्या होगा? T ही होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा। चलो आगे बढ़ो। S बराबर अब U गुने T, तो S बराबर U गुने T, तो U गुने T के बराबर क्या होगा? UT होगा। U में T से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? UT मिलेगा। आज जोड़ है तो जोड़, 1/2 है तो 1/2 हो गया। आ गुना V माइनस U है, तो देखो तो समीकरण फर्स्ट में क्या मिला था? देखो यहाँ पे ध्यान से, V माइनस U बराबर क्या मिला है? AT मिला है, यानी AT बराबर V माइनस U हुआ। तो जहां V माइनस U है वहां पे हम AT लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AT लिख दिए, आ गुना T है तो T कर दिए। क्यों हुआ? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट से। ठीक है बाबू, इतनी बातें समझ में आ गई? आसान लग रहा है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। S बराबर अब UT है तो UT हो गया, आ प्लस है तो प्लस। अब हाफ है तो यहाँ पे हाफ कर दिए, आ A गुने T, ध्यान से समझो, A गुने T, तो क्या होगा? AT स्क्वायर। पढ़े होंगे कि जब ये जो T गुने T, इसका मतलब इसका भी एक घात एगो इसका घात, 1 1 2, तो 2 कर दिए। समझ में आ गया? तो हमें क्या लाना था? S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो यहाँ पे मिल गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हमको यही ना सिद्ध करना था। देखो तो S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो तो यहाँ पे आ गया S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, अर्थात हम लिखेंगे हैंस का मतलब अतः। अब नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अतः S बराबर, दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा? चलो आगे और ऊपर लिख देते हैं, और थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। हैंस का मतलब अतः, हैंस का मतलब अतः S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या हो गया बाबू? प्रूव्ड। ये क्या हो गए? प्रूव्ड। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? प्रूव्ड, PROVED। तो इस तरह से S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यही हमारा अभिष्ट व्यंजक है, इसी को हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमने ग्राफीय विधि से इसको सत्यापित कर दिया है।
अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है और आपने इस चीज़ को समझ लिया बढ़िया से, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र और आपके सहपाठी तक पहुंचे और वे भी अपने एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए, हम आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप जरूर इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। अगर आप 9th क्लास के विद्यार्थी हैं और आपको एग्जाम देना है 9th क्लास का और साइंस में एक अच्छा स्कोर करना है, तो जरूर इस ग्राफीय विधि से जो हमने सिद्ध करवाया है S = U2 + ½ AT स्क्वायर, जरूर आप इसको ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और हम चाहते हैं कि आप इसको बढ़िया से बनाएं अपने एग्जाम में और एक अच्छा स्कोर करें, ताकि आपका भविष्य सुनहरा हो और आप एक अच्छा विद्यार्थी के रूप में गिने जाएं। चलिए, आप इसको उतार लीजिए। मैं कुछ देर के लिए रुक जाता हूं, ठीक है? इसको उतार लीजिए, उतारिए जल्दी, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग होशियार बच्चे हैं भाई, टाइम का इतना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके अपना नोट्स बना लीजिए। चलिए, उतारिए। तो आशा करते हैं कि आपने जो है इसको उतार लिया होगा और मेरे द्वारा बताई गई बातें जो हैं, मेरे द्वारा बताई गई प्रश्न जो है आपको समझ में आए हैं। अगर आपको लगता है कि सही प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बिहार बोर्ड के जितने भी युवा हैं, बिहार बोर्ड के जितने भी विद्यार्थी हैं, साथ ही साथ इस देश के जितने भी युवा हैं जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उन सभी मित्रों को, सभी दोस्तों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।